अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और प्रोग्राम शुरू करने से सिर्फ चंद मिनट पहले मुझे एक ख़बर आई जो कि अच्छी खबर नहीं है और मैं अभी तक उसकी तस्दीक नहीं कर सका बज़ाते ख़ुद। और मुझे वो ख़बर आई है, उसकी तस्दीक इसलिए नहीं मैं कर सका कि प्रोग्राम शुरू होने से 3 मिनट पहले मुझे पता चला कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। वो एक इलेक्शन रैली से ख़िताब कर रहे थे और वहाँ से उनको फ़ौरन हस्पताल लेके जाया गया। और अब 3 हफ्ते के बाद तुर्की में असल में सदारती इलेक्शंस हो रहे हैं और वो उसी तरह रैली से ख़िताब कर रहे थे वहाँ पे। तो मैं अपनी टीम, अपने चैनल और अपनी तरफ से मैं चाहूँगा कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफायाब करे, उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। वो बहुत अहम हस्ती हैं, नॉट ओनली फॉर टर्की बट ऑल्सो फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और बड़ी खिदमात हैं उनकी तैयब एर्दोगान साहब की। लेकिन पाकिस्तान में मसले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान में आज जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई हैं तो लगता यह है कि हुकूमत ने, बल्कि हुकूमती जमातों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लेना है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत नहीं हुई इन केसेस की, बेंच डीलिस्ट हो गए थे कल लेकिन चेंबर में चीफ जस्टिस साहब समाअत कर रहे हैं और गालिबन उम्मीद ये है कि कल वो कोई ना कोई सख्त हुक्म जारी कर देंगे। अब वो क्या हुक्म हो सकता है ये तो गैस वर्क है, गैस वर्क मैं करना नहीं चाहता टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जिस तरह की आज तकरीरें हुई हैं लगता ही है कि ऑपोजिशन और हुकूमत के आपस में मुज़ाकरात जो हैं वो कोई हुए नहीं, और अगर हुए हैं तो उनमें कोई कामयाबी नहीं हुई। वो उसकी जो मर्ज़ी वजह हो, लेकिन ये मुझे रिज़ल्ट लग रहा है। और दूसरा ये है कि हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को भी रीच आउट नहीं किया और कोई बीच का रास्ता निकलने की कोशिश नहीं की। हो क्या रहा है, इससे पाकिस्तान में तीसरी कुव्वत के अंदर आने का बहुत ज़्यादा अब रास्ता पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर टकराव होता है, तकरार होती है, तो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है कि जहाँ पे हमने फ़ैसला ये करना है कि मार्शल लॉ इलेक्शन से पहले होगा कि इलेक्शन के बाद होगा। बस ये एक फ़ैसला रह जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने कसर कोई नहीं छोड़ी, कोई इदारा हमारा काम नहीं कर रहा, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा, कारोबार चल नहीं रहा, लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के घरों में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो अगले 6 महीने के बाद की प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो कल का किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या हो रहा है। आप सब देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मुझे ज्वाइन किया आलिया हमजा मलिक ने, तहरीक इंसाफ से लोग है, यासीर आज़ाद साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। तो लेडीज़ फर्स्ट, पहले हम ख़वातीन से शुरू करते हैं। आलिया हमजा मलिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? बशीर साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात का मुझे इजाजत दे दें जिससे आपने बात शुरू की है। आज का सिर्फ सुबह से अगर आप एक स्टार्ट करें ना, 12 बजे पहले क्या होता है, पहले इत्तेहाद जमात का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत, उसके बाद अगला इजलास होता है पार्लिमानी पार्टी का, उसके बाद अगला इजलास होता है जी पार्लियामेंट के अंदर बैठना है, काबीना के इजलास, ये करारदादें, ये पार्लियामेंट। क्या इस पार्लियामेंट में, क्या इस काबीना में, या इत्तेहादियों की किसी बैठक के अंदर, या कहीं भी किसी भी पार्लियामानी पार्टी के अंदर आज तक किसी ने ये बात की कि आज की तारीख में रोटी सिर्फ 5 रुपए महंगी हो गई, आज की तारीख में चीनी की कीमत जो है वो प्राइस जो हुकूमत जिसका तायुन करती है, सेल्स टैक्स छोड़ दें, सबको छोड़ दें, उसमें 15 रुपए का इजाफा हो गया, या बिजली के बिलों में आज के दिन इजाफा हो गया, या पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, या अवाम के इस वक्त हालात ये हैं कि अवाम की बाइंग पावर जो है वो पिछली ईद के मुकाबले में 40% इस दफा कम हो गई है। जहां केपीके में स्याह जाते थे और मरी में जाते थे, उनकी तादाद आधी भी नहीं रह गई। जितनी सारा कुछ हुआ है वो एक इस चीज के लिए हुआ है कि कैसे हम इलेक्शन से भाग सकते हैं। अब मुझे आप एक और, क्योंकि मैं लेजिस्लेटर हूं, लेजिस्लेटर की टर्म में मैं बता देती हूँ, रूल 31 है और ये स्पीकर साहब की मौजूदगी में, मतलब स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। रूल 31 ऑफ द नेशनल असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ए मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शेल नॉट डिस्कस एनी मैटर व्हिच इज सब जुडिस, रिफ्लेक्ट अपॉन, और ये सारा प्रोवाइडेड। और फिर एक और हमारे पास आता है 68 रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। नो डिस्कशन शेल टेक्स प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। मैंने ये दोनों आपको पढ़ के बता दिया। अब आप मुझे ये बता दें, जहां
अदालत में ये लोग जाते हैं, अदालत में जाकर माय लॉर्ड, कोई वहां जाकर ये आपको 4-3 का पहाड़ा नहीं सुनाता, अदालत की हर बात पर सरे तस्लीम खम कहते हैं। सारी पार्टियां 14 पार्टियां लाइन से हाजिर हुई थी ईद से पहले इधर चीफ जस्टिस के सामने। किसी ने आज तक 1 मार्च का फैसला आया, रिव्यू में नहीं गए। 4 अप्रैल का फैसला, कोई बात नहीं की। जितनी बात हो रही है पार्लियामेंट में हो रही है, काबीना में हो रही है, सलीमुल्लाह समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है, लेकिन कोई जो बात है ना वो करने के ऊपर नहीं आ रहा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि कल को जब इन पर तौहीन लगेगी और कल को जब इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी तो ये किस चीज के पीछे छुपेंगे, या ये डेलिब्रेट बातें हो रही हैं? क्योंकि मैं तो इतना ना इल्म ना स्पीकर साहब को समझती हूँ, ना वहां बैठे हुए इतने पुराने टॉप के पार्लियामेंटेरियंस को समझती हूँ। आज बिलावल साहब ने भी तकरीर की है। तो क्या ये तौहीन अदालत डेलिब्रेट हो रही है? क्या हो रहा है? आप समझती हैं कि कल कंटेम्प्ट का नोटिस लग रहा है? देखिए, कंटेम्प्ट का लगना चाहिए। मैंने आपको नहीं चाहिए नहीं, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में होना ही ये चाहिए, क्योंकि आप 21 अरब देने से मुकर रहे हैं। Okay. आप यहाँ पर ये कह रहे हैं फेयर इनफ। अब मैं बाय द वे आपकी बात का एक जवाब दे दूं, जो आपने पहले प्रीएम्बल में कहा था, आटे की कीमत, चीनी की कीमत और बिजली की कीमत और गरीब की रोजी और बेरोजगारी। मैं आपसे 100% नहीं 1000% इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट ने आज तक गरीब की तो बात ही नहीं की है, और किसी एक पार्लियामेंट ने नहीं की है। और यही तो अलमिया है हमारा कि अपनी मुराद के लिए कर लेते हैं, अपने इस्तेकाक के लिए कर लेते हैं, अपनी सालमियत के लिए कर लेते हैं, लेकिन आवाम की सालमियत के लिए आज तक मैंने तो नहीं पार्लियामेंट में आवाज़ें सुनी। तकरीरें बड़ी मैंने सुनी हैं, तो वो तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। दूसरी बात जो है आपका, उसका जवाब तो अली गौहर बलोच साहब भी दे सकते हैं। अली गौहर बलोच साहब, कल आपके ख्याल में अदालत में क्या होने जा रहा है और आप लोगों का क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबशर साहब, आपके शो में हम तवक्को करते हैं कि बातें खुल के होती हैं और होनी भी चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस टॉपिक से आपने शुरू किया, इन्होंने आटे और चीनी से शुरू किया। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा के गए हैं, जो पाकिस्तान दुनिया की मतलब है कि 24 नंबर की मईशत था 2018 में। आज डार साहब ने भी अपनी स्पीच पे कहा ये उसको 47 पर पहुंचा कर जाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कर्जे लेकर हड़प करके जाने वाले हैं। ये वो लोग हैं। मैं आज आपके ये इसका जवाब क्या हुआ? जवाब तो मैं सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा हूँ। नहीं मुबशर भाई, मुझे गुजारिश अब करने देना। जिस तरह से मोहतरमा ने की है, मुझे बात तो वो तो अवाम की बात कर रही थी। अवाम तो सही है, आप तो उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, मैं क्रिटिसाइज, आप भी अवाम की बात कर लें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अवाम की बात कर रहा हूँ मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम को इस नहज पर पहुंचाने वाले कौन है? ये लोग हैं। मतलब जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी पाकिस्तान के ये हालात थे। उस वक्त तो हम 24 नंबर की मईशत बन चुके थे, जिसको आप 47 पे ये छोड़ कर गए। जब इन्होंने इख्तियार लिया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे इन्होंने लिए। ये इलेक्शन चोरी करके आए थे, ये पैदावार थे। आपको पता है कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है। ये किसी से कोई ढका छुपा हुई बात है? किस तरह से नैबगर्दी की गई, किस तरह से पार्टियों से लोगों को तोड़ तोड़ कर पीटीआई में शामिल करवाया गया, किस तरह से जनूबी पंजाब वाला खेल खेला गया, किस तरह से फिर ये अब ऑडियो सामने आ रही है। ये सिलसिला पहले साकिब निसार से पहले ये वो डॉन लीग से शुरू हुआ, फिर पैनामा का ड्रामा हुआ, फिर उसके बाद अब इनकी जजेस की मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम जजेस की फैमिलीज की ऑडियो सामने आ चुकी हैं। फिर आपके सामने परवेज लाई साहब की ऑडियो सामने आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये हम उन साहब को कहते रहे कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये जज साहब हैं जी, ये जी छोड़ें जी। इन चीज़ों में हकीकत नहीं, हकीकत तो इन चीज़ों में है। यही चीज़ें तो पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर रही हैं। यही तो चीजें पाकिस्तान की तबाही की भाई। उसमें तो ऑडियो में तो जो मुझे बात हजम नहीं होती अली गौहर बलोच साहब कि वो उसमें सासू माँ ये कह रही हैं कि ये कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहा। हाँ, वो देखे ना, मतलब है कि मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहा। यहां तक बातें पहुंच गई हैं। और दूसरी बात ये है कि केपीके में के अगर इलेक्शन ना हो, उधर कोई आइन नहीं टूट रहा, उधर कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक सूबे का इलेक्शन करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। 4 जजेस ने ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं और ये कहते हैं जी कि 3-2 है। वो 4 जजेस, वो मैंने तो नहीं कहा, तो ना तो मुबशर लुकमान साहब ने कहा है, ना इन मोहतरमा ने कहा है। वो भी तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 63A
जिसकी गलत तशरीह उसको रीराइड करने की वजह से ये सारा शर और फसाद फैला। मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में तजर्बात किस तरह से करते रहेंगे, किस तरह से कितनी दफ़ा हम अदालती कू करेंगे, कितने वजीर आजमों को हटाएंगे, कितनी हुकूमतों को हटाएंगे। बात यह है कि जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, लेकिन ये है कि मिनासुल कौम, मिनासुल मतलब है इदारे, तमाम इदारों को चाहिए अपने डोमेन में रहे। अगर पार्लियामान एक कानून साजी करती है, अभी कानून सामने नहीं आया, उसके ऊपर पहले स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है? फिर हुकूमतों को घर भेज दें तो काबिल एहतराम देखे ना। और इलेक्शन का शेड्यूल कौन दे रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं। मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को भी घर भेज दें, हुकूमतों को भी घर भेज दें। कभी डैम बनाने शुरू हो जाते हैं, कभी अस्पतालों में जाना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह से फिर क्रिटिसाइज सिर्फ नून लीग के ऊपर है, जो कि दो तीन हमारे साथ जमानतें करवाई। बड़े फाजिल वकील साहब हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे पूछते हैं। 2 सवाल हैं। यासीन आज़ाद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। यासीन भाई, पहले ये बताएं कि कल आपके ख्याल में, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं तो आपको पता है अंदर का भी बार का भी, कल आप सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंदयाल साहब से? सर ज़रा मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो सूरत इस वक्त है, मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के सामने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से या इदारों की तरफ से रिपोर्टें रखी गई हैं, उनकी रोशनी में बहुत सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करनी पड़ेंगी। और आज का पूरे दिन का अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल आई है कि मेंबरान पार्लियामेंट ने आज खुलकर इस बात का इजहार किया कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर हालत में कायम और दायम रखना चाहते हैं। और इसी तरह हमारी अदलिया जो है वो यही चाहती है कि उनके हर हुक्म को बजा के लाया जाए। बिल्कुल बजा के हुक्म मानना चाहिए। लेकिन क्या पार्लियामेंट की अपनी इफादियत नहीं है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है? वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह अदलिया का अपना एक मकाम है, और इसी तरह मेरे नज़दीक जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो एक आईनी अदारा है, उसकी भी अपनी एक आईनी हैसियत है। मुझे तो अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारे इदारों को एक दूसरे के मामलात में मदाखिल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। हालांकि हमारा जो 1973 का आइन है, उस आइन के अंदर हर इदारे की हदूद को मुकर्रर कर दी गई हैं, और मेरे नज़दीक अगर तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें तो फिर किसी किस्म के कोई क्राइसिस नहीं होंगी। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हर इदारा दूसरे इदारे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि इदारों को के दरमियान बराह रास्त टकराव होता है। और पार्लियामेंट का ये कहना बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि पार्लियामेंट का वो इदारा है जो कानून साजी करता है, अदलिया का इदारा वो है जो कानून। तो अदलिया ने तो रोक दिया, उसे कानून साजी को भी रोक दिया। उन्होंने कहा ये इफेक्टिव ही नहीं है आपका जो एक्ट है। और मेरे नजदीक वो जो ऑर्डर था जिस दिन आपने एक एक्ट जो अभी एक्ट बना ही नहीं था, तो जिस दिन आपने उसको स्टे दिया, बाद में वो कानून बन भी गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, और सिंपली आपने कहा जी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कानून का नफाज हो गया, और आपने बगैर किसी वजह के उस कानून के नफाज को रोक दिया। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ना, हमारे तमाम इदारों को एक दूसरे के मुकाबले में ला के खड़ा कर रहे हैं। अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि सफर करेंगे पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम नहीं तो यासीन साहब, क्या पहली बार ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि जी आप लोगों की वजह से, काले कोटों वालों की वजह से, जिसमें आप हैं, सर फहरिस्त हैं, मार्शल लॉ का रास्ता बना रहे हैं? देखिए, मैं तो कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कभी भी किसी मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं करता। ना करें, लेकिन आप छोड़ दें को, हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ दें आप। चले मुझे ये बताएं, बी ऑनेस्ट। जिस तरह इदारों के दरमियान टकराव है, अगर ये टकराव मजीद बढ़ता है और ये मामला बिगड़ते हैं, या जिस तरह आज पार्लियामेंट ने जो एक वाज़ेह स्टैंड लिया है, ऐसी सूरत हाल में आप ये बता दें कि हम पाकिस्तान की कोई खिदमत कर रहे हैं
हम तो नहीं कर रहे। 22 करोड़ आवाम को अब मैं आपसे निकालने की एक कोशिश मेटाफोरिकल कर रहे सवाल पूछना है यासीन आज़ाद साहब, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं। एक मेटाफोरिकल सवाल पूछना है। पाकिस्तान में जब भी कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है तो उसमें किसी न किसी कानून का, आइन का, लॉ का हवाला दिया जाता है, किसी का भी। कैली गौर बलोच साहब को अगर आप अभी चेयरमैन पैमरा अपॉइंट करते हैं तो उसमें भी आपको लॉ और कानून कोट करना पड़ेगा कि इस कानून के तहत या इस ज़ाब्ते के तहत इनको अपॉइंट किया जा रहा है। लेकिन एक ऐवान सदर से एक ऑर्डर इशू होता है और उसमें बगैर किसी हवाले के एक नोटिस है, सिर्फ ये कहा जाता है कि 23 तारीख को डोगर साहब चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाएंगे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उनकी जगह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ना को आइन का हवाला है, ना कानून का, ना किसी और रूल का, जो मुझे नहीं पता और मैंने पढ़ा वो उस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे आप लोगों ने, तमाम बार काउंसिल्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक आदमी जो है वो चीफ जस्टिस बन सकता है, तो फिर आज रात को अगर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप मान लेंगे कि आपका चीफ जस्टिस जो है उसको वो कर दिया गया, सुबकदोश कर दिया गया। विल दैट बी एक्सेप्टेबल? हेलो जी, जिन ख्यालात का इज़हार आपने किया सर, यही इसी बात की मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि हमारे इन गलत कामों की वजह से या हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से या हमारे आईनी इदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अगर काम नहीं करते, तो जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं वो एप्रीहेंशन अपनी जगह पे मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि आज दिन पूरा आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेज हुई हैं उसमें मैंने तकरीबन हर मेंबर को सुना है, हर मेंबर पार्लियामेंट की डिग्निटी की बात करता है। हर मेंबर ये चाहता है कि उस इदारे की रिस्पेक्ट की जाए जिस तरह अदलिया के इदारे की रिस्पेक्ट की जाती है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इदारे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे नज़दीक आईनी इदारों की रिस्पेक्ट करना पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम का ये फर्ज बनता है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखते। और बाज़ औक़ात हम अपनी अना की जंग लड़ते हैं। अना की जंग हमें नहीं लड़नी चाहिए, हमें कानून और आइन के मुताबिक जंग लड़नी चाहिए ताकि इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाया जा सके। जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी कि इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है आपके सामने है, पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम किन हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब अदलिया के मतलब जो जिस इदारे से मैं भी मुंसलिक हूँ, आज ज़ेर बहस जो बात रही है वो रही है कि पंजाब का आईनी बहरान उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन आपने आर्टिकल 63A के तहत जो फैसला दिया और कहा कि जिन असेंबली मेंबरान ने वोट दिया वो वोट गिना नहीं जाता। तो आइन के आर्टिकल 63A की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। यही वजह है कि हम इदारों को डिग्निटी के बचाने के लिए, जब पहले आइन के आर्टिकल 63 के तहत बात हुई, हम सारे सबका सदूर सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और बेंच से रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके हालात को बेहतर करने के लिए फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट पर फैसला दे ताकि कल सुप्रीम कोर्ट से कोई उंगली न उठा सके। लेकिन जब आप फुल कोर्ट न बनाएं, सीनियर जजेस को इग्नोर करें, उनको आप अपने मामला में शामिल न करें, अपनी मर्जी की बंद कंस्टिट्यूट करें, तो फिर लोगों को ये कहने का हक बनता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से पूछ रहा हूँ, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मियां नवाज शरीफ को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया था अकामा के ग्राउंड पे, क्या आइन हमारा किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई करता है? कोई आइन के अंदर इसकी गुंजाइश है? अगर आइन हमारा किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करता तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पे सोचना चाहिए था, उतने ही पीरियड के लिए करते जितना आइन प्रोवाइड करता है। चलें, तो आप पूछते हैं इस पे, आते हैं इस पे। आलिया, मुझे एक बात बताइएगा और प्लीज़ मेरे सवाल का ही जवाब दीजिएगा। आई मीन, क्योंकि आपके और नून लीग की लड़ाई तो ख़त्म नहीं होने वाली, तो हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे प्रोग्राम का, कि पंजाब और KPK की असेंबलीज़ के बहाल करने की दरख्वास्त आई है PTI की तरफ से, उसके पीछे क्या वजह है और क्या लॉजिक है? अच्छा मुबश्शिर साहब, आपकी बात का जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं नून लीग से ज्यादा ना ये जो मैं एक लीगल डिबेट में थोड़ा सा आलिया, आप मेरी बहन है, प्लीज ये मैं जरा प्रोग्राम को मैंने चलाना है, आप तीनों के कहने पे नहीं चलेगा। प्लीज मुझे जरा आगे लेके चलने दें, 24 मिनट हो गए हैं।
मैं इसका वन लाइन में जवाब दूंगी, लेकिन मुझे ना लीगल पॉइंट्स का जरूर जवाब देने जी दीजिएगा। अभी ठहर जाएं, आप मेरी बात का जवाब दे दें। पहले मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, इट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई। वो किसी भी रैंडम बंदे ने जो जाकर वहां पर किया, और मैं तो कुछ सुन रही थी, पता नहीं कौन सी। डोंट यू थिंक इट इज नहीं, हमारा उससे कोई नहीं है और पीटीआई का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि ये गलत दरखास्त है। आप एग्री करती हैं मेरे से? देखिए हमने तो असेंबलियां तोड़ी थी आईनी और कानूनी तरीके से, और हमने अपने सारे आईनी और कानूनी माहिरीन को बिठाकर इस चीज का एक फैसला किया था, और एक आइन के लिहाज से फैसला किया था। अब आलिया, द सेकंड क्वेश्चन इज, एक लास्ट बात, कि हम आइन और कानून के अंदर रहकर एक काम करेंगे और उसके जवाब में कि 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे। हमारे दिमाग में से कोई नहीं। ओके, आई एग्री, आगे चल रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो केपीके की वो डेट क्यों नहीं आई और उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? देखिए हमें बिल्कुल प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको बता दूं कि वहां प्रॉब्लम बाकी जमातों को क्यों नहीं है और पंजाब में क्यों है। क्योंकि इन्हें पता है लास्ट टाइम भी ये 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई आई थी, और इस दफा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। और वहां पर इस वक्त जो आइन शिकनी कर रहा है ना, वो माशाल्लाह से उन्हीं के इस वक्त समदी साहब हैं जो बैठे हुए हैं, जो प्रॉपरली आइन शिकनी कर रहे हैं। वो कोई डेट इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर नहीं दे रहे। हमारे जी वो समधी है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा, उनके समधी। हमारे तो जो जिससे कह लें स्पीकर दूसरी दफा केपीके हाई कोर्ट में और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दे दें। एक मिनट आलिया, ठहर जाए प्लीज, उस पे आते हैं, क्योंकि वो लीगल पॉइंट है, वो वी कैन एग्री और डिसएग्री, वो अपनी जगह पे, बट एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, दैट इज हिज लीगल ओपिनियन। मैं आगे चल रहा हूँ, प्लीज जरा अली गौर बलोच साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों का स्टांस है, इससे क्या इस मुल्क के लिए कोई फायदा है? देखिए हमारा स्टांस क्या है, हमारा स्टांस यही है, हम ये कहते हैं कि जो पार्लिमान की बालादस्ती है उसको तस्लीम किया जाए। अगर 63A की तशरीह हम कहते हैं गलत हुई थी, तो ये हम नहीं कहते, उसी बेंच ने जिसने ये फैसला किया था उसमें ही बैठे हुए एक जज साहब ने इख्तलाफ किया था। अब मुझे आलिया को मौका देना पड़ेगा बात करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले रोका था उनको। लेकिन अब आप खत्म कर लें। नहीं, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि उसकी 63A की जो तशरीह थी, ये मैंने या आपने, ये किसी ने तो नहीं कहा। उसी पंजाब में जिसमें कहा गया था कि जनाब ये बंदे वोट नहीं दे सकते, उसी में एक जज साहब ने लिखा कि भाई ये मतलब है नया आइन लिखा जा रहा है, ये 63A ये नहीं कहता। दूसरी बात ये है कि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर पार्लिमान ने कोई लेजिस्लेशन की है तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आईनी हक नहीं बनता कि उसको स्टे ऑर्डर करे। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल हक नहीं, ये पार्लिमान का मतलब है। और हम करने क्या आए हैं? अगर इधर हम कानून साजी नहीं बैठ के कर सकते, नहीं, वो मैं आपसे एग्री करता हूं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अमल दरामद भी नहीं हुआ। मैं भी आपसे एग्री करता हूं उस बात पे, यही वर्शन है कि पार्लिमान का काम कानून बनाना है और कोर्ट का काम उसकी तशरीह करना है। कोर्ट कानून नहीं बना सकता और पार्लिमान। बहरहाल आलिया, आपको अब मैं मौका दूंगा, क्योंकि 63A पे आपने बात करनी है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 चीजों पर बात करना चाहती हूँ, और बड़ी एहतराम से जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं लॉ से रिलेटेड गेस्ट, मैं इनसे सवाल ये करना चाहती हूँ, कब कह रहे हैं, मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं प्राउडली कहती हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट मेरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसका जवाब इन सबको बैठे हुए लोगों को देना चाहिए, कि दस्तूर में यानी आइन में तरमीम एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं हो सकती। ये भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या इस हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है? ये दस्तूर में चेंज कैसे कर सकते हैं? दस्तूर के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? अब जो बात हम बार बार 63A की करते हैं, मैं सिर्फ उस चीज में मुबश्शिर साहब आपको इनसे ये सवाल करना चाहिए था कि जब 63A का फैसला आया था और उसके बाद जब हम इलेक्शन में गए थे, तब तो इनके जो वजीर दाखिला थे और सबसे पहले तो इनके जो वजीर आला थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठकर डेट सेट की थी 17 जुलाई की। तब तो किसी को 63A की तशरीह से मसला नहीं था।
एक्सक्यूज मी, और वजीर दाखिला इस वक्त के जो राना सनाउल्लाह हैं, तब तो वो हमें ये बताते थे कि 20 सीटों पे जो इलेक्शन हो रहा है 17 की 17 सीटें हम जीतेंगे और पीटीआई यहां से हार कर जाएगी। तब तो किसी ने 63A का मसला नहीं उठाया था। और मैं ये समझती हूँ कि 63A का क्रेडिट ये जमातें लेती थी, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में लेती थी। आपके क्रेडिट पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि आपने एक लोटाक्रेसी को रोकने के लिए, जमीरों की मंडी रोकने के लिए, छांगा मांगा की सियासत रोकने के लिए, और अब मैं उसमें ऐड करूंगी सिंध हाउस को रोकने के लिए आपने 63A का इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन जब आपके ऊपर आई तो आप उसी 63A की बात को आप ये कह रहे हैं कि हम उसको कानून को रीराइट किया गया। इट्स नॉट रीराइटिंग ऑफ द कानून, और ये होना चाहिए। मैं समझ गया 1 मिनट, बिल्कुल सही है। अली गौर साहब, आपको नहीं, एक मिनट ठहर जाए प्लीज। जी अली गौर साहब, दोनों बातें सुन ली आपने? देखें, बात ये है कि इनको शायद भूल गया है कि ये वही लोग हैं जिसके लीडर ने एक खातून जज को धमकियां लगाई। ये वही लोग हैं कि जब सूरी ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था इमरान खान के कहने के ऊपर, तो 6-0 के साथ फैसला आया था और इन्होंने जजों की माँ बहन एक कर दी थी। ये पूरे नहीं चले ऐसे अल्फाज आप मेरे शो पे ना इस्तेमाल करें, मतलब प्लीज। गालियां दी थी, नहीं आप में गालियां दी थी, आप बुरा भला कहें, ये लफ्ज भी ना इस्तेमाल करें, बड़ी मेहरबानी है। ये पार्लियामेंट नहीं है, देखिए मेरा शो है। मुबशर साहब गालियां दी थी। अब मैं गालियां देने को क्या कहूं, आप मुझे बता दें कोई आप गैर तहजीबी बात, बदतहजीबी गुफ्तगू कह दें, गालियां देना जायज है, गिरी हुई गुफ्तगू कह दें। कहना कि फलां बंदे ने मुझे गाली दी है या फलां बंदे ने अदलिया को गाली दी है, तो ये हम कह नहीं सकते, ये दे सकते हैं। वो तो इन्होंने लाखों लोगों के जरिए दिलवाई ना, जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं सबके साथ। दूसरी बात ये है कि ये कह रही हैं कि जनाब वो 63A की जो की थी, आपकी तो बात का मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि उसी बेंच में बैठे हुए एक जज साहब ने कहा था हमारी बात पर तो आप ना जाएं, उस जज साहब की बात सुन लें। 4 जजेस ने क्या कहा है, ये जो बेंच बना था जो पहले 9 फिर 7 फिर ठीक है, रिड्यूस अली गौर बलोच मेरे साथ हैं, यासीन आजाद मेरे साथ हैं, आलिया हमजा मलिक, 4 सीनियर ये भी मेरे साथ है, मेरे सारे मेहमान मेरे साथ ही हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू का आगाज यहीं से शुरू करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यासीन आज़ाद साहब, मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है इस ब्रेक के दौरान। जब आप ब्रेक पे थे तो मेरे पास खबर ये आई है कि एक तो 5 सफ़े का ख़त जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली ने लिखा है चीफ जस्टिस को, और मुझे बताया जा रहा है कि बहुत ही अहम ख़त है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई पुरज़ोर इसरार किया है कि प्रिविलेज मोशन के ज़रिए चीफ जस्टिस को तलब किया जाए, मैं कह रहा हूँ, और उनसे पूछा जाए कि वो पार्लियामेंट का इस्तेकाक क्यों मजरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस मानेंगे नहीं। अगर वो मानेंगे नहीं तो फिर पार्लियामान के पास एक्सक्यूज़ आ जाएगी कि हम इनको नहीं मानते, ये हमें नहीं मान रहे, जबकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हम इनको नहीं मानते। तो ये फिर पहले फैसला कर लेते, मैं और आप ही कर लेते हैं फैसला यहाँ पे कि तीसरी कुव्वत को कब बुलाना। देखें सर, बात यह है कि मैंने आज पूरा दिन पार्लियामेंट के मेंबरान की तकरीरें सुनी, और पार्लियामेंट का हर मेंबर अपने पार्लियामेंट के इदारे को प्रोटेक्ट करता हुआ मुझे पहली दफा नजर आया। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि असेंबली के मेंबरान को इस बात का एहसास हो गया कि वो इस बात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का इदारा है उसको बचाया जाए और उसको आगे चलाया जाए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मैं दूसरे आईनी इदारों के मुतालिक भी ये बात कहता हूँ कि उनको भी अपने अपने इदारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह 2012 में मैं इंडिया जब गया तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैंने पूछा कि आपके यहाँ सो मोटर एक्शन कितनी दफा हुआ, तो उन्होंने कहा 2 दफा लिया हमने। ये 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तरीकाकार क्या है। उन्होंने कहा तरीकाकार ये है कि जब सो मोटो पिटिशन कोई हमारे पास आती है तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, पहले उस पिटिशन को गौर से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर हम ये देखते हैं कि ये पिटिशन मेंटेनेबल है तो हम कोर्ट में फिक्स करते हैं।
लेकिन ये बात भी हम विजिट करते हैं कि क्या इस पिटिशन में अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है तो हम ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या अगर हम ये ऑर्डर करें तो हम एग्जीक्यूटिव से इसको इंप्लीमेंट करा सकेंगे या नहीं करा सकते। उनका कहना यह था कि पूरा इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस बात को अगर तय कर लेता है कि अगर हम कोई जजमेंट देंगे तो उसको एग्जीक्यूटिव से इंप्लीमेंट नहीं करा सकते तो हम वो जजमेंट ही नहीं देते, क्योंकि जो वो जजमेंट इसलिए नहीं देते कि जिस जजमेंट को हम इंप्लीमेंट नहीं करा सकते वो जजमेंट देना बेकार है। ये तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूं, जब 2012 में मैं गया उस जमाने की बात कर रहा हूं। मैं आज भी ये कहता हूं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 184(3) का जितना मिस यूज हुआ उसकी तो मिसाल नहीं दी जा सकती। और आज आपने ये देखा कि पहले पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये कहते थे कि ये बेंच ये डिसाइड करेगी, ये करेगी 184(3) बनता है या नहीं बनता। पार्लियामेंट के लोग भी ये बात नहीं करते थे, लेकिन आज पहली दफा आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के मेंबरान भी कहते हैं कि 184(3) का मिसयूज हो रहा है। चले उनको भी एक साइड पर रख दें। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी ये बात कहते हैं कि सो मोटो के इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं। सो मोटो जिस तरह जैसे फैज ईसा साहब ने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बाकायदा से ये बात कही कि मुझे सो मोटो का जुमला कहीं से दिखा दें 184(3) में, वहां यही है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होगा तब उसको टेकअप करेंगे, या लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहेंगे तब टेकअप करेंगे। अब हमने जैसे साकिब निसार साहब के दौर में या इसके अलावा आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में बहुत दफा सो मोटो, या चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में सो मोटो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। बार ने हमेशा ये डिमांड किया कि मेहरबानी करके पहले पैरामीटर तय करें कि 184 की जब पिटिशन आपके पास आएगी तो उसको इंटरटेन करने का तरीकाकार क्या होगा, क्या वो 184(3) के अंदर फाइल करती या नहीं करती, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को डिसाइड करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं। आप अगर दो सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस अगर ये कहते हैं कि मेरी स्वाबदीद पे है कि मैं सो मोटो एक्शन लूंगा, आज पार्लियामेंट को कहते हैं कि आपस में कंप्रोमाइज करके आ जाओ। मैं उस इदारे से मुंसलिक होने के बाद ये बात कहता हूं कि जब आप अपने 15 जजेस के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट के जो लीडरों को कहते हैं कि जाओ कंप्रोमाइज करके आ जाओ और आप पंचायत की एक तरीकाकार तय करते हैं। हमने पहले भी पंचायत की मुखालफत की थी, आज भी मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें जो पाकिस्तान के अवाम को लिए काबिल कबूल हो। अब भी मैं ये कहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये फर्ज बनता है कि आप पहले अपने घर को सही करने के लिए जो तरीकाकार यह है कि आप अपने 15 जजेस में से 13 जजेस, 2 पे डिस्प्यूट है, 13 जजेस का फुल कोर्ट बनाएं, आर्टिकल 63(a) का भी फैसला करें, 4 और 3 का भी फैसला करें, 3 और 2 का भी फैसला करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो 13 रुकनी बेंच जो फैसला करेगी, मैं समझता हूं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी बनेंगे, पार्लियामेंट भी मानेगी, दूसरे इदारे भी मानेंगे। लेकिन ये एक दूसरे पे फैसले अगर एक दूसरे पे मसलत करेंगे तो जिस तरह पार्लियामेंट ने आप रिएक्शन दिखाया और जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि स्पीकर ने एक 5 सफ़े का एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से ये बात लिखी है कि मेरे पार्लियामेंट के मेंबरान के ये ख्वाहिशात हैं, उनके ये जज्बात हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हैं, इन चीज़ों को देखें, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबरान ये फील करते हैं कि उनके इदारों को कमज़ोर करने के लिए और उनके इदारों को जिस तरह माजी में आपने एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग करके भेज दिया, दूसरे को अकामा के ग्राउंड पे फारिग करके भेज दिया, साथ में आपने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। और जो हुकूमत उस जमाने में आई, आप खुद अंदाजा कर लें कि कल या परसों इमरान खान साहब का बयान ये है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि पंजाब असेंबली भी तोड़ दो और केपीके की असेंबली भी तोड़ दो। तो मैं इमरान खान साहब से ये सवाल करने में बहस शायरी का मेरा हक बनता है, मैं पूछूं कि क्या बहसी वज़ीर आज़म आपके पास इख्तियारात थे या जनरल बाजवा के पास इख्तियारात थे? अगर आपने जनरल बाजवा की डायरेक्शन को फॉलो किया तो इसका मतलब है बहसियत प्राइम मिनिस्टर के पास आपके पास कोई इख्तियार नहीं था। तो आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तौहीन की कि एक जनरल के डायरेक्शन को फॉलो किया और अपनी मर्जी को इस्तेमाल नहीं किया। और अगर पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान ने तोड़ी तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी में इमरान खान साहब पे इसलिए डालता हूं कि आप बाजवा के कहने पे अगर असेंबलियां तोड़ेंगे
तो आप ये बता दें कि इसका जो ये मामला किस पे आता है और इसकी जिम्मेदारी, ये जो आईनी बहरान इस वक्त पैदा हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। ओके, तो बहुत सारी चीजें ओके, सोचनी पड़ेंगी, ठीक देखनी है, पड़ेंगी। ठीक है यासीन साहब, ठीक है। यहाँ पे अब आलिया से हमें इसका जवाब भी तो लेना पड़ेगा। जी आलिया। थैंक यू मुबशर साहब। मुबशर साहब, मैंने तो यासीन साहब से एक सादा सा सवाल किया था, आइन का इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। खान साहब के लिए बहुत से सवाल कर दिए, तो पहले मैंने इन्हें बता दूं कि वो एक गलत टिकट चला था जिसकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने बाजवा साहब के कहने पर असेंबली तोड़ी है, उसको प्लीज क्लैरिफाई कर लें। लेकिन मैं जो इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, मैंने खुद कहा मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं समझती हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जरा मुझे इसका तो जवाब दे दें कि 3 नवंबर 2007 को होने वाली आइन शिकनी को उस वक्त की पार्लियामान, और ये बात आपने ही मुझे याद कराइए, उस वक्त की पार्लियामान ने कसरत राय से मंजूर किया था और कानूनी तहफ्फुज दिया था। अगर पार्लियामान सुप्रीम था तो जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा क्यों चला और इस इमरजेंसी को अदालत ने क्यों कलअदम किया? दूसरी बात, हम भी तो तब यही कहते थे जब कासिम सूरी साहब ने वहां पर रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की कोई चीज अदालत में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, तब का सोमोटो भी सही था, तब के ये 5 जजेस भी सही थे, तब की पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी के ऊपर अदलिया का हमला भी सही था, लेकिन आज वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो हलाल हो चुका है। ये बातें यहाँ पर दो चीजें नहीं चल सकती। दूसरी चीज, इन्होंने 7 वाले मुल्क की मिसाल दी, मैं भी इन्हें समझा देती हूँ। इन्होंने कहा आइन सुप्रीम होता है, बिल्कुल वहां सुप्रीम होता है जहां आइन तहरीरी फॉर्म में हो, जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका। और अगर मैं एग्जांपल दूं जहां तहरीरी फॉर्म में ना हो, जैसे यूके, वहां पर आइन सुप्रीम नहीं होता, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। और फिर ये मुझे जिस आइन की बालादस्ती और जिसकी बात करें, मैं तो 4 साल अपना, ये जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं उनसे क्या कितने लोगों से ये सुनती रही कि जब इमरान खान साहब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे तो ना सिर्फ ये पार्लियामेंट जाली थी बल्कि सिलेक्टेड भी थी। आज वही पार्लियामेंट सुप्रीम होकर उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी है जो कल तक जाली भी थी, सिलेक्टेड भी थी और 2018 के इलेक्शन के अंदर धांधली भी हुई थी। यानी दो बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ मुबशर साहब, आप मुझे ये बता दें, नवाज शरीफ अपने बेटे की जायदादों के जिम्मेदार नहीं है, जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी बेगम साहिबा की जायदादों के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बंदियाल साहब अपनी सास और उसकी दोस्त की पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट आलिया, मेरे पास एक चीज आई है, ये जरा सुन लें। मेरे पास तो वीडियो भी है, मैं आपको ऑडियो सुनाने की कोशिश करता हूँ, देखें जरा। मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो हिंदू टीम वो बेटे ये इंटरव्यू ARY को दिया हुआ है और उसमें कहा हुआ है, एक मिनट, बाजवा ने मुझे कहा कि आप अपनी हुकूमत गिरा दें अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी। एक मिनट आलिया, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अब इट्स एन ओपन एंड शट केस ना। अब तो इस पे कोई मैं बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे पास क्लिप है। मैं एक मिनट होल्ड करें, राव साहब एक काम करें, ये ARY का क्लिप है, ये हम दिखाते हैं टीवी पे, इसको ऑन एयर करें। ऑलरेडी पिटिशन में चले गए, वहां फैसला करा ले, हम भी अपना क्लिप ले जाएंगे, हमें तो कोई एतराज ही नहीं। जो आज पिटिशन है उसमें यही लिखा हुआ है उस शहरी ने। नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी और मेरे पास वो क्लिप आ गया ऑन सोशल मीडिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सिर्फ जोर देखें। अली गौर बलोच साहब, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपके, एक मिनट आलिया, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ और आपकी वसातत से मैं मियाँ नवाज शरीफ को भी समझाना चाहता हूँ और इसी प्रोग्राम में आलिया बीबी की वसातत से मैं इमरान खान को भी मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपकी आपस में जितनी मर्जी लड़ाई हो, जितनी मर्जी दुश्मनी हो, लेकिन आपको मुज़ाकरात तो करने हैं ना यार। बैठकर आपको एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। अगर आप लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो तीसरा कोई आएगा, इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा और दोनों को 10-10, 20-20 साल के लिए बाहर कर देगा। आपके नवासियाँ ही अगले पार्लियामेंट में लड़ेंगे। क्यों आप लोगों को ये फंडामेंटल बात समझ नहीं आती है? देखिए, बात ये है मुबशर साहब के मुज़ाकरात से हमने तो कभी इनकार नहीं किया। अब इनका मुतालबा आप देखें, ये कहते हैं जी कि पहले असम्बलियाँ तोड़ें फिर मुज़ाकरात के लिए हम बात करेंगे। मकसद ये है कि ये मुल्क में इंतशार फैलाना कोई इनकी जिम्मेदारी है।
मुल्क में मतलब है सियासी अनारकी फैलाना और तबाही फैलाना इनकी कोई ड्यूटी लगी हुई है कोई इस किस्म की। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरीके के साथ मतलब है ये आइन की शिकों का करते हैं जी, वो जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, इनको बाकी शिक्कें नज़र नहीं आती जिस आइन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम जो निगरान हुकूमतों के ज़ेर निगरानी इलेक्शन होंगे और एक ही दिन इलेक्शन होंगे। ये उस वक्त इनके ऊपर वो फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती, इधर सो मोटो क्यों नहीं आता जब इलेक्शन कमीशन इमरान खान को खतूत लिखता था कि भाई मर्दम शुमारी करवाएं, चूंकि जो 2017 के इलेक्शन 18 सर मेरा सवाल एक और है सर, माजरत कर नहीं एक मिनट आप लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर 90 दिन की शर्त नहीं है अली गौर फौज सर, अगर 90 दिन के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर 45 दिन के बाद भी हो सकते हैं, फिर 90 दिन तक भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरा मतलब है कि अगर उनकी बात सही नहीं है तो आपकी बात कौन सा को सही है? देखिए बात ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान में जब लेकिन एक बात तो है ना, मेरे पास जिस तरह ये इमरान खान की क्लिप है, मेरे पास इमरान खान की एक क्लिप है जो मैंने अभी सुना दी, मेरे पास 9 मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की क्लिप्स है बशमूल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, मोहतरम राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब, इन सारे जय्यद पॉलिटिशियंस की क्लिप मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा था अगर तुम पंजाब और केपी के पार्लियामेंट तोड़ देते हो हम फेडरल गवर्नमेंट भी तोड़ देंगे और इलेक्शन करा देंगे। तो सिर्फ इमरान खान ने तो वो नहीं किया, आपने भी उसको इंसाइट किया। देखिए बात ये है, ये बाकी सारे फैसले भी इन्होंने हमारे कहने के ऊपर किए हैं। नहीं वो तो बाजवा साहब के कहने पे किया, आप कहने पे नहीं किया। देते हैं ये अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो मुबश्शिर साहब आपने जो अच्छा अली गौर साहब एक सेकंड आप जरा टीवी देखें, एक मिनट टीवी देखें। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई एथिक्स होते हैं, एक मिनट टीवी देखें। तो कल इमरान खान ने बयान दिया, अभी आपके प्रोग्राम में ये मतलब है उस चीज को डिनाई कर रही, कह रही हैं जी कि वो इमरान खान ने बयान ही देख लेते हैं ना क्या कहा है। अरे देख लेते हैं क्या कहा है, सुनाई जी कि इमरान खान की बात सुनाए। ले जी अली गौर साहब आपको मिल गया जवाब। जी देखें बात ये है कि ये तो मतलब है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बाजवा ने कहा। पहले खान साहब कहते थे कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरा दी, अब कहते हैं कि मैंने बाजवा के कहने पे हुकूमत गिरा दी। मतलब को मंतक समझ नहीं आती। खुद भी ये कहते हैं कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर कहते हैं कि जी बाजवा के कहने पे मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। मतलब है कि कोई हम तो समझते हैं कि ये फिर वो जो बातें होती हैं। यासीन आजाद साहब क्या ये बात काफी नहीं है आर्टिकल 6 के लिए जिसमें आप तो पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट्स को तोड़ देते हैं किसी और के कहने पे जो खुद मुंतखब ना हो? क्या ये आर्टिकल 6 नहीं लगता इस पे? हाँ बिल्कुल लगता। दूसरी बात ये है उसको सजा मौत भी क्या आर्टिकल 6 को तो मजाक बनाते हैं और हर बात में कहते हैं, फवाद चौधरी साहब हर बात में कहते हैं कि इसमें आर्टिकल 6 लगेगा। तो मेरे नजदीक आर्टिकल 6 किसी काबिल आदमी की मिसाल दें यहाँ पे, आप अपना जाहिल लोगों का मत जिक्र करें मेरे प्रोग्राम में। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 6 जिस तरह आजकल ये बात है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा तो इन्हें अदालत लगेगी। मेरे नजदीक तो इन्हें अदालत का ये केस इसलिए नहीं बनता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी। आपके माशी हालात आपके सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपको बता दिया कि हम पोजीशन में नहीं है कि ये 2 असेंबलियों में क्या हम इलेक्शन करा सकते। तो आप मुझे सिंपल ये बता दें कि इमरान खान की हुकूमत पंजाब में भी थी, KPK में भी थी, आजाद कश्मीर में भी थी, आपके पास ऑलरेडी हुकूमत थी, तो किस बेवकूफ ने आपको मशवरा दिया था कि ये तो कह रहा है बाजवा ने दिया था। तो जनरल बाजवा ने दिया, इसका मतलब है बात आप नहीं थे, जनरल बाजवा पास था। और अगर एज ए वजीर आजम आपने बाजवा की डायरेक्शन को फॉलो किया, वो एज ए वजीर आजम कैसे मान सकते हैं? देखिए बात यह कि उस वक्त तो बाजवा साहब यानी ये वजीर आजम नहीं थे जब पंजाब और KPK की असेंबलियां तहलील हुई। सवाल यह है कि 8 महीने बाजवा साहब को इतना बुरा भला का और एंड में उन्हीं की बात मान ली, किस किस्म की मिली भगत चल रही है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को जो इनके पार्टी के इतने ज़हीन लोग वहां मौजूद हैं, शायद तो पार्टी लीडर के सामने बात नहीं करते,
समझाने के लिए तैयार नहीं, या वो इनकी बात सुनते नहीं है, वो वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। Anyway. और पंजाब असेंबली को भी जो तोड़ा गया वो सिर्फ इमरान खान की अना की खातर असेंबली को तोड़ा गया। परवेज इलाही पंजाब असेंबली को नहीं तोड़ने के तोड़ना लिए चाह बिल्कुल रहा नहीं था। यासीन आज़ाद साहब, अली गौर बलोच साहब और आलिया हमजा मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊं कि कल का दिन बड़ा ही अहम है। और लगता ही है जिस तरह से आज पार्लियामेंट में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जिस तरह का 5 पेजेस का सफ़ों का एक ख़त लिखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब प्रिविलेज कमेटी के थ्रू बुलाने की कोशिश की जाएगी कल, ये सारे मामला जो हैं ये टकराव की तरफ जा रहे हैं। ये गुत्थी सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद अब यानी ऐसे लोग, मैं अब क्या नाम लूँ यहाँ पे, मैं अपने ऊपर तो नहीं, मैं ये तो होता है ना कि जाते जाते एनू तो फड़का जाओ कि मेरे पीछे ना पड़ जाएं जाते जाते, लेकिन मुझे लगता है कि अब बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं कि हमारे सर से जिम्मेदारी उतरे और कोई तीसरी कुव्वत आई यहाँ पे, क्योंकि हमसे ये मुल्क नहीं संभाला जा रहा। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, सबको अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।